21 सितंबर 2024 को बेंगलुरु के वयाली कवल इलाके की 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर स्थित एक 3 मंजिला इमारत के पास रहने वाले पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को फोन किया। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के एक फ्लैट से बेहद तीखी बदबू आ रही थी और वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पड़ोसियों ने मालिक को सूचित किया कि जब उन्होंने उस फ्लैट के पास जाकर देखा तो दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और बदबू इतनी भयानक थी कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने मालिक से आग्रह किया कि वे आकर स्वयं स्थिति देखें। घटना की जानकारी मिलते ही मकान मालिक तुरंत वहां पहुंच गए, जहां पड़ोसी पहले से ही बाहर खड़े थे। इस 3 मंजिला बिल्डिंग के पहले मंजिल पर महालक्ष्मी नाम की एक महिला रहती थी, जो करीब 5 महीने पहले ही वहां किराए पर आई थी। महालक्ष्मी नेपाल से थी और अकेले ही रहती थी। पड़ोसी उसे ज्यादा नहीं जानते थे क्योंकि वह हर सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकल जाती थी और रात को 10:30 बजे के बाद ही लौटती थी। महालक्ष्मी की मां और बहन भी बेंगलुरु में रहते थे, लेकिन 2 सितंबर से महालक्ष्मी का फोन बंद था। उसकी मां और बहन लगातार उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन महालक्ष्मी का कोई जवाब नहीं आया। 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने मकान मालिक को सूचित किया कि महालक्ष्मी के फ्लैट से अजीब सी बदबू आ रही है। चूंकि किराए के समय महालक्ष्मी ने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में अपनी मां और बहन का पता और फोन नंबर दिया था, मकान मालिक ने तुरंत उसकी मां फोन किया और बदबू की जानकारी दी। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी उसकी मां के पास थी। वह तुरंत अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के फ्लैट पर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से तीव्र और भयानक दुर्गंध फैल गई, जिससे सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर वे लोग दोबारा अंदर गए। वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फर्श पर खून बिखरा था और मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। सूखे खून की एक लकीर फ्रिज की ओर जा रही थी। जब फ्रिज का दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा इतना भयावह था कि सभी चीखते हुए बाहर भाग गए। इसके बाद मकान मालिक ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और उस कमरे में दाखिल हुई, मगर कमरे में बदबू इतनी भयानक थी कि पुलिस वालों से अंदर रुका नहीं गया और उन्हें बाहर निकलना पड़ा। इसके बाद डबल मास्क मंगवाया गया और पुलिस फिर से कमरे में दाखिल हुई। वहां फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था और उसमें रखी चीजें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। फ्रिज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में 2 इंसानी पैर रखे हुए थे। बीच के हिस्से में शरीर के अलग अलग टुकड़े थे और सबसे नीचे सिर रखा हुआ था, जो महालक्ष्मी का था। जब पुलिस की नजर कमरे के फर्श पर गई तो वहां जमे हुए खून और मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर पुलिसकर्मी स्तब्ध रह गए। उस कमरे में रखे फ्रिज में 29 साल की महालक्ष्मी के शरीर के अनगिनत टुकड़े 19 दिनों तक बंद रहे। खुद बेंगलुरु पुलिस भी इस तरह का भयावह दृश्य पहले कभी नहीं देख पाई थी। पूरे कमरे में हत्या के सबूत बिखरे पड़े थे। इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन उनके लिए भी यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण केस था। इस क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं था। फोरेंसिक टीम ने सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की मदद ली और मुर्दाघर के स्टाफ को बुलाकर लाश के टुकड़ों को समेटा गया। अंदाजा लगाया गया कि लाश के टुकड़ों की संख्या 55 से 60 के बीच हो सकती है। टुकड़ों को समेटने के बाद लाश को मुर्दाघर भेज दिया गया। कमरे की तलाशी में पुलिस को महालक्ष्मी का मोबाइल फोन उसके बिस्तर पर मिला। जब उस फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक की गई तो पता चला कि आखिरी कॉल 2 सितंबर को की गई थी। इसके बाद से न तो फोन से कोई कॉल की गई और न ही कोई रिसीव की गई। इस जानकारी से पुलिस को अंदेशा हुआ कि महालक्ष्मी की हत्या 2 और 3 सितंबर के बीच हुई होगी। लेकिन अब सवाल यह था कि महालक्ष्मी को इतनी बेरहमी से किसने मारा और क्यों? बेंगलुरु पुलिस ने इन्हीं सवालों के साथ अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि साल 2019 तक उनका परिवार नेपाल में रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली युवक से कर दी गई। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दोनों बेहतर रोजगार और भविष्य की उम्मीद में नेपाल से बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप में काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक मॉल में ब्यूटी शॉप की सेल्स वुमन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। वे दोनों नीला मंगला इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। साल 2023 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन साल के आखिर में आपसी झगड़ों के कारण महालक्ष्मी और हेमंत अलग हो गए। उनकी बेटी हेमंत के साथ रहने लगी, जबकि महालक्ष्मी वयाली कवल इलाके में किराए पर एक कमरा लेकर अकेले रहने लगी। वह महीने में 1 या 2 बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। पुलिस को पता चलते ही कि उनके बीच के रिश्ते खराब हो चुके हैं, उन्होंने हेमंत से पूछताछ की। हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी का अफेयर उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ से था, जिसकी वजह से उनके बीच रोज झगड़े होते थे।
इन्हीं झगड़ों के कारण करीब 9 महीने पहले वे अलग हो गए थे। महालक्ष्मी ने कुछ दिन अपनी माँ और बहन के साथ बिताए, लेकिन 5 महीने पहले उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और सुबह 9:30 बजे काम पर निकलती थी और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती थी। हालांकि पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी लड़के को महालक्ष्मी के साथ आते जाते देखा था, लेकिन वे उसे पहचानते नहीं थे। हेमंत द्वारा अशरफ के बारे में जानकारी देने के बाद पुलिस ने अशरफ को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। अशरफ पुलिस को अपनी दुकान पर ही मिल गया, लेकिन पूछताछ के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और हेयर ड्रेसर अशरफ, जिन पर हेमंत को शक था, बेंगलुरु पुलिस ने उनसे विस्तृत पूछताछ कर ली थी। लेकिन शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस ने अंदाजा लगा लिया था कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल से 2 सितंबर से 21 सितंबर तक की उनकी लोकेशन में कोई ऐसा संकेत नहीं मिला जिससे उन पर शक किया जा सके। इसलिए सवाल अब भी यही था कि आखिर महालक्ष्मी का असली कातिल कौन है? वह कौन था जिसने पहले इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़े कर फ्रिज में भर दिए? पुलिस ने जब महालक्ष्मी की कॉल डिटेल खंगाली तो उनका शक एक अनजान व्यक्ति पर चला गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान कर ली थी और उसका नाम भी मालूम हो चुका था। यहां तक कि महालक्ष्मी की हत्या के बाद वह व्यक्ति बेंगलुरु से भाग चुका था। हालांकि पुलिस उस समय उसका नाम उजागर नहीं करना चाहती थी ताकि वह सतर्क न हो जाए। पुलिस की जांच से पता चला कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई और उसका फोन बंद हो गया था, तब से उसके घर पर कोई नहीं आया था। पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर को कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जिससे उन्हें शक होता। लेकिन घटनास्थल की हालत देखकर पुलिस का मानना था कि महालक्ष्मी का कत्ल उसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी की वजह थी कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी, वहां से किसी शव को पहली मंजिल तक ले जाना लगभग असंभव था, क्योंकि कोई भी इसे देख सकता था। पुलिस का मानना था कि कातिल ने शायद महालक्ष्मी को बेहोशी या नींद की दवा दी थी, जिससे कत्ल के समय कोई आवाज नहीं आई। जिस तरह से लाश के टुकड़े किए गए थे, उसे देखकर पुलिस का यही अंदाजा था कि यह कत्ल जल्दबाजी में नहीं हुआ, बल्कि कातिल ने लाश के टुकड़े इत्मीनान से किए थे। कातिल शायद कई घंटे या फिर पूरी रात उस घर में रुका हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी ने भी कातिल को आते जाते नहीं देखा था। इस बीच पुलिस को एक व्यक्ति का फोन आया जिसने बताया कि महालक्ष्मी का कत्ल उसके भाई मुक्ति रंजन रॉय ने किया है। महालक्ष्मी एक मॉल में ब्यूटी शॉप में सेल्स गर्ल का काम करती थी और वहीं उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन से हुई थी। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। जहां मुक्ति रंजन महालक्ष्मी को सारी खुशियां देना चाहता था और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था, वहीं महालक्ष्मी की दोस्ती कई अन्य लड़कों से भी थी, जिससे मुक्ति रंजन के मन में गुस्सा और नफरत पनपने लगी। दोनों के बीच झगड़े रोज होते रहते थे। 1 सितंबर को महालक्ष्मी ने अपने घर वालों से कहा कि वह शनिवार को घर आने वाली है, लेकिन उसी दिन मुक्ति रंजन से उसका झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया और उसके टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। कत्ल के बाद मुक्ति रंजन ने अपने छोटे भाई को फोन करके तुरंत किराए का घर खाली करने को कहा। जब उसके भाई ने वजह पूछी तो उसने कहा कि वह फोन पर बात नहीं कर सकता और घर आकर सब बताएगा। बाद में उसने अपने भाई को सब कुछ बता दिया कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है और अब वह शहर छोड़कर उड़ीसा भाग रहा है। जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, तब तक मुक्ति रंजन बेंगलुरु से फरार हो चुका था और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस को उसकी लोकेशन ट्रैक करने में मुश्किल हो रही थी। 25 सितंबर को खबर आई कि उड़ीसा के भद्रक में कुलपारा कब्रिस्तान के पास मुक्ति रंजन ने आत्महत्या कर ली। उसने एक नोट में अपने गुनाह का इकरार करते हुए लिखा कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। दोस्तों, इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।